नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट के अंतर्गत हिंदी पेडागोजी को। और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो शिक्षक को कम श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि खेल और गतिविधियों के माध्यम से सिखाने से तो शिक्षक को और अधिक श्रम करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन जो है वह गलत हो जाएगा पहले ही। और ऑप्शन नंबर बी है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि खेल भाषा को तो विस्तार देते ही हैं। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं क्या है। तो खेल में आनंद आता है। तो ऐसा नहीं है कि खेल जो है केवल आनंद के लिए खेलते हैं। जो भी शिक्षक विद्यालय में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल आनंद के लिए सिखाते हैं, वो सीखने के लिए सिखाते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो हाँ, खेल से शारीरिक विकास होता है, लेकिन केवल शारीरिक विकास नहीं होता है, शारीरिक, मानसिक, भाषाई सभी सर्वांगीण विकास होते हैं खेल के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं। क्योंकि खेल के दौरान बच्चे जो हैं वह विभिन्न लोगों से मिलते हैं, जैसे कई बच्चे शामिल होते हैं खेल में और सभी बच्चों से मिलते हैं, जिसके दौरान उनकी बातचीत होती है आपस में, जिससे कि भाषा को विस्तार मिलता है, उनकी भाषा का विकास होता है। इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का योगदान जो है महत्वपूर्ण माना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहले ये ध्यान देना है कि इसमें पूछा है नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, भाषा का विस्तार करना। तो अभ्यास और गतिविधियां जो पाठ के अंत में दी गई होती हैं, उनका उद्देश्य भाषा का विस्तार करना होता है। इसके माध्यम से जो भी गतिविधियां या जो भी क्रियाएं दी होती हैं करने के लिए, उससे बच्चे की भाषा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी है, सृजनात्मकता का विकास। तो बच्चा करके सीखेगा, कुछ गतिविधियों को करेगा तो उससे उसकी सृजनात्मकता का भी विकास होता है। और ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। जब बच्चा किसी भी अभ्यास को, गतिविधियों को करता है, कुछ चीज़ें उसको नहीं समझ में आती है तो अपने समूह में डिस्कस करता है, शिक्षकों से पूछता है, अपने माता पिता से पूछता है, तो इससे अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट है, एकदम नकारात्मक बात है कि उत्तर को केवल सरलता से याद करवाना गतिविधियों का उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह उद्देश्य नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ए, बी और सी, यह पाठ में जो भी अभ्यास और गतिविधियां होती हैं उनका उद्देश्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो। ऑप्शन नंबर ए है, सरल भाषा में हो या कि सरल भाषा वाले हों। तो ऐसा नहीं है, केवल सरल भाषा से अभ्यास और गतिविधियों के माध्यम से बच्चा बेहतर ढंग से नहीं सीख पाता है। और ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी अभ्यास एवं गतिविधियां होती हैं उससे बच्चा स्वयं कुछ सीखता है और उसको सीखने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चा जो है वह सीखने के लिए प्रेरित होता है, उसमें जिज्ञासाएं आती हैं और जिसके माध्यम से वह बेहतर ढंग से सीखता है। ऑप्शन नंबर सी है, केवल पाठ से ही संबंधित हो। तो ये बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। केवल, जहाँ पर भी केवल शब्द आ जाए तो वो आपका ऑप्शन निगेटिव होगा, यानी कि वो गलत है, नकारात्मक है। और ऑप्शन नंबर डी है, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो ऐसा नहीं है, पाठ पर ही आधारित होगा जो अभ्यास एवं गतिविधियां होंगी। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से पाठ पर आधारित हो और यह भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल भी पाठ पर आधारित ना हो। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि
पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं को आप सबसे पहले ध्यान में देंगे कि सत्य नहीं पूछा है। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो हाँ, बच्चा जो है त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पहली बार में ही कोई भी चीज़ सीख लेता है, सीखेगा, गलतियां करेगा, फिर सीखेगा, फिर गलतियां करेगा, तो त्रुटियों के साथ ही बच्चा सीखता है। तो त्रुटियां जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो ये जो है सत्य है। त्रुटियों के संदर्भ में यह कथन जो ऑप्शन नंबर ए है वह सत्य है। ऑप्शन नंबर बी है, त्रुटियां अस्थायी होती हैं। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, तो हाँ, त्रुटियां जो हैं अस्थायी होती हैं। बच्चा जब सीखता है प्रारंभ में गलतियां करता है, लेकिन जब वो सीख लेता है किसी भी चीज़ को तो गलतियां नहीं करता है, इसीलिए इसको अस्थायी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। यानी कि जो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है, तो यही कथन सत्य नहीं है। भाषा सीखने में त्रुटियां जो होती हैं अस्थायी होती हैं, यह बात जो है बिल्कुल गलत है। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूछा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, कठिन शब्दों का श्रुतलेख, यानी कठिन शब्दों को बच्चों को बोला जाए और बच्चे सुनकर लिख लें, तो ये बात जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, लिखित प्रश्न पत्र। लिखित प्रश्न पत्र यह भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, पाठ से देखकर सुलेख लिखना। तो पाठ से देखकर सुलेख लिखेगा तब भी बच्चा कुछ नहीं सीख सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो हाँ, प्राथमिक जो शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की जो कला होती है उसकी प्राथमिक जो पहली प्राथमिकता होती है वह यही होनी चाहिए कि बच्चे जो है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करें। जब भाषा का प्रयोग करेंगे तो वह बेहतर ढंग से सीखते हैं, और यही जो है शिक्षक को इसी बात पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर है और उसकी पठन क्षमता का आकलन करने के लिए कौन सी सामग्री को महत्वपूर्ण माना जाता है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है, आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो बच्चा आतंकवाद पर आधारित निबंध को क्या समझेगा, प्राथमिक स्तर पर है बच्चा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तो और ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक। तो केवल पाठ्य पुस्तक के आधार पर, तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर पठन क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, औपचारिक पत्र। यह ऑप्शन भी गलत है। केवल औपचारिक पत्र के आधार पर आप कहें कि बच्चे की पठन क्षमता का आकलन हो, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, और बाल साहित्य से संबंधित होगी तो उसमें और भी अधिक रुचि लेंगे, जिससे कि बच्चा बेहतर ढंग से सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन के लिए वह राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य क्या नहीं है। नहीं पूछा है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब जो 3 ऑप्शन होंगे वो उद्देश्य होंगे और एक ठो नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना। तो यह जो चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना जो है यह उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य है। और ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। तो केवल आनंद की प्राप्ति यह भी नहीं कहा जा सकता है।
और बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। तो रचनात्मकता का विकास करना तो भाषा शिक्षण में कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य हो जाएगा, जिससे बच्चे में क्रिएटिविटी की क्षमता का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा कि उद्देश्य नहीं है लेखन में परिपक्वता लाना, क्योंकि बच्चा जो है पहली और दूसरी कक्षा का है तो लेखन में कितनी परिपक्वता लाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन के लिए वह राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है सीखने को विस्तार देना। ऑप्शन नंबर बी है अभिभावकों को प्रसन्न करना। तो केवल अभिभावकों को प्रसन्न करने की दृष्टिकोण से तो आप गृह कार्य देते नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को कार्य में व्यस्त रखने के लिए आप गृह कार्य देंगे, ये भी निगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी है कापियाँ भरवाना। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए जो है वह भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का मेन उद्देश्य है सीखने को विस्तार देना। गृह कार्य देने से बच्चों को स्कूल में तो सीखेगा ही, साथ जब घर पर जाएगा तो वो भी घर पर जाकर भी भाषा का अभ्यास करेगा, जिससे कि भाषा सीखने में उसे मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना ज़रूरी है, क्योंकि घर की भाषा ऑप्शन नंबर ए है सरल होती है। तो ऐसा नहीं कि घर की भाषा सरल होती है इसलिए इसको कक्षा में स्थान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे ने अपनी घर की भाषा नहीं सीखी है तो इसलिए आप विद्यालय में घर की भाषा सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे की भाषाई पूंजी है। और ऑप्शन नंबर डी है मानक स्वरूप लिए होती है। तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, क्योंकि जो घर की भाषा होती है वह भाषाई पूंजी होती है और बच्चे जो हैं सबसे अधिक समय अपने परिवार में ही बिताते हैं और जिसके द्वारा परिवार से ही भाषा को सीखते हैं सबसे पहले। तो जो घर की भाषा होती है वह बच्चों के लिए सहज होती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन के लिए वो राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भाषा सीखना एक उद्देश्य ही है। ऑप्शन नंबर बी है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो हाँ, बच्चा जो है वह जो भी सीखता है वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से ही सीखता है और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार जो भी वो चीज़ें सीखता है वह स्वाभाविक होती हैं और स्थायी भी होती हैं। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वह यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी विषय पर चर्चा करना। तो विषय पर चर्चा करना ये तो महत्वपूर्ण होगा ना, मौखिक कौशल का इससे विकास होता है चर्चा करने से किसी भी विषय पर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। तो बच्चों की बात को धैर्य से सुनना ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है प्रश्नों के उत्तर पूछना और ऑप्शन नंबर डी है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे तो इससे मौखिक कौशल का विकास होगा, यानी कि मौखिक कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी है किसी विषय पर चर्चा करना और बात कहने का मौका देना। तो ये जो है महत्वपूर्ण है और प्रश्न में पूछा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है। तो प्रश्नों के उत्तर पूछना, केवल उत्तर पूछने से मौखिक कौशल का विकास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।